नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपको हम पिछली क्लास में बता चुके थे, वृत्त के बारे में बता रहे थे हम आपको। तो वृत्त में बता रहे थे, वृत्त की कुछ स्पर्श रेखाएं होती हैं जिसे हम लोग आमतौर के भाषा में प्रमेय कहते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती है उसके बारे में जानकारी दे देते हैं आज। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसा कि कल हम आपको बता चुके थे स्पर्श रेखाएं किसे कहते हैं। अब यहाँ पे हमने हेडिंग डाला है वृत्त की स्पर्श रेखाएं। अब ध्यान दीजिए, मैंने पहला लिखा है बाह्यतः स्पर्श करने वाले। देखिए ध्यान दीजिएगा एक चीज, ये जो वृत्त का ये चैप्टर चल रहा है, इसके पिछला वाला जब आप देखिएगा, पिछला जो क्लास देखिएगा, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। तो कृपया करके पहले पिछला आप देखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बाह्यता स्पर्श करने वाले दो वृत्तों पर मैक्सिमम तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब आप बोलिएगा उभयनिष्ठ, जो दोनों में मिलता हो उसे क्या कहा जाता है? उभयनिष्ठ। ये भाषा हमने पहले आपको लिखा चुके हैं। बाह्यता स्पर्श करने वाले तीन उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जा सकती हैं। समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, हम आपको दिखाते हैं, पहला प्रमेय देख लीजिए। बाह्यता स्पर्श करने वाले दो वृत्तों पर मैक्सिमम तीन स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब देखिए हम आपको खींच के दिखाते हैं। मान लीजिए, देखिए ये वृत्त हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसका केंद्र हम Q1 मान लिए, आप भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने क्या बोला आपसे कि बाह्यता स्पर्श करने वाले, ठीक है। ये देखिए बाह्यता स्पर्श करने वाली दो वृत्त हो गई। इसका भी केंद्र Q2 मान लेते हैं। देखिए एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, इसको केंद्र बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं। समझ में आया आपको? पिछली क्लास में ही बता दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला पहले, बाह्यता स्पर्श करने वाले दो वृत्तों में मैक्सिमम, जैसे सवाल इसमें पूछा जाता है, बाह्यता स्पर्श करने वाले किसी दो वृत्तों में मैक्सिमम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ध्यान दीजिए, मैं इसमें आपको एकदम तंथस्थ एग्जाम्पल सहित बता के दे रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, एक रेखा तो आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। एक रेखा आपकी ये हो जाएगी, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। एक रेखा आपकी ये हो जाएगी जिसको हम पी क्यू नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? पी क्यू। अच्छा, आप देखिए दो रेखा हुई ए बी पी क्यू, आसपास रेखा एक तो ये भी होगी, ठीक है। इसको हम एक्स वाई दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए चित्र में ए बी हो गया, पी क्यू तथा एक्स वाई स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं हैं, ये समझ में आया? पहला समझ में आ गया। किन्हीं दो बाह्यता वृत्त स्पर्श जब करेंगे तो उसमें मैक्सिमम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये आपको समझ में आया एक प्रकार से। अब ध्यान दीजिए, हमने दूसरा क्या लिखा है? अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये बाह्यता स्पर्श करने वाले थे, तो अब उसी में आ जाता है अंतः स्पर्श करने वाले वृत्तों में। अंतः स्पर्श करने वाले वृत्तों में मैक्सिमम कितनी रेखा खींची जा सकती है? अब देखिए अंतः स्पर्श करने वाली रेखा, देखिए मान लीजिए हमने कोई वृत्त बनाया, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, ये आपका एक वृत्त हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए हमने एक ऐसा वृत्त बना दिया जो इसको स्पर्श करती है। इसका केंद्र यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा। मान लीजिए इसका Q2 मान लीजिए, इसका Q1 मान लीजिए। समझ में आया आपको? भाई अरे भाई, इसको यहाँ से बनाइएगा तब तो ऐसे बनेगा, और इसका यहाँ से बन गया। अब हमने क्या लिखाया है? अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कहां पे आप स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जिससे दोनों से स्पर्श हो। समझ में आ रहा है आपको? अब ध्यान दीजिए, इसमें अगर हम यहां से एक रेखा खींच दे, देखिए ये हो, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम ई एफ दे दीजिए, कुछ भी आप दे सकते हैं। अब देखिए चित्र में ई एफ, देखिए ध्यान दीजिएगा, अंतः स्पर्श करने वाले में चित्र में ई एफ एक स्पर्श रेखा है, ठीक है।
चित्र में ई एफ क्या है, एक स्पर्श रेखा है। समझ में आया आपको। अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जिसमें ई एफ आपको साफ साफ दिख रहा है। समझ में आया आपको। अब तीसरी चीज हम क्या देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। परस्पर स्पर्श न करने वाले दो वृत्तों पर मैक्सिमम 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, परस्पर स्पर्श न करने वाले। अब परस्पर देखिए, पहले तो आपका था बाह्यता स्पर्श करने वाले। अब इसमें जो तीसरी चीज आएगी आपकी, परस्पर स्पर्श न करने वाले में कितनी रेखा खींची जा सकती है। अब देखिए, हम आपको दो वृत्त बना के दिखाते हैं। एक वृत्त हुआ, मिल जाएगा, ठीक है, एक वृत्त हुआ। अब मान लीजिए मैंने दो वृत्त खींच लिया, ठीक, इसका नाम Q1 दे दिए, इसका Q2, ठीक है, दो वृत्त हुए। अब हमने बताया इसमें कितनी रेखा खींची जा सकती है। अच्छा, एक ध्यान दीजिए, एक जो ऊपर वाला था, एक यहाँ पे हम खींच सकते हैं, एक हम यहाँ पे रेखा खींच सकते हैं, ठीक, इसको मान लीजिए ए बी दे दीजिए, ठीक है। एक हम यहाँ भी तो खींच सकते हैं, ठीक, इसको पी क्यू नाम दे दीजिए आप, क्या दे दीजिए, पी क्यू। दो रेखा तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, एक रेखा तो यहां से भी तो खींच सकते हैं हम, ठीक, स्पर्श कर रहा है, तो इसको एक्स वाई दे दीजिए। अब एक यहां से भी तो खींच सकते हैं, इसको सी डी दे दीजिए। समझ में आया। अब इसमें आप देखिएगा, 4 स्पर्श रेखाएं हैं कि नहीं चित्र में, ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू तथा एक्स वाई और सी डी स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। समझ में आया आपको। ये चारों चीजें, तीनों चीजें समझ में आया। बाह्यता स्पर्श करने वाले में 3 उभयनिष्ठ रेखाएं स्पर्श कर सकती हैं। ये चित्र बना दिए, ए बी एक रेखा, पी क्यू एक रेखा, एक्स वाई। दूसरी चीज, अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त में मैक्सिमम सिर्फ एक ही रेखा स्पर्श कर सकती है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ई या फिर दिखा दिया। परस्पर स्पर्श न करने वाले, अगर वृत्त परस्पर स्पर्श न कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 4। जैसा कि आपको हमने इसमें दिखा दिया है कि परस्पर स्पर्श न करने वाले में 4 रेखाएं खींची जा सकती। ध्यान दीजिए इसमें। अब इसमें आपको वृत्त संबंधी प्रमेय है, ठीक है। वृत्त संबंधी प्रमेय क्या है, देखिए, इसमें आप सिर्फ ध्यान देते जाइएगा इस सब का समझने का। देखिए, समतल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। अगर समतल पर कोई दो बिंदु स्थित है तो उनसे आप कितने वृत्त खींच सकते हैं, अनंत बिंदु। इसका ध्यान दीजिएगा, जैसे समतल पे मान लीजिए हमने कोई दो बिंदु खींचे, देखिए ध्यान दीजिएगा, समतल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमने ए बिंदु कर दिया और यहाँ पे बी बिंदु कर दिया, ठीक है। अब इनका प्रमेय ये है कि बोल रहा है कि समतल से स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से हम अनंत वृत्त खींच सकते हैं। समझ में आया आपको। ये देख रहे हैं, समतल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से हम अनंत वृत्त खींच सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, समतल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से हम अनंत वृत्त खींच सकते हैं। समतल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से हम अनंत वृत्त खींच सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यही एक प्रमेय था। अगर समतल पर कोई, समतल मतलब समझ रहे हैं, कहीं भी कोई दो बिंदु दे दिया जाए, हमने कल ही आपको बताया था वृत्त के बिंदुओं से ही मिलकर वृत्त बनते हैं। तो अगर समतल पे कोई दो बिंदु दे दिया जाए, अब उनसे आप बोलिएगा इनसे कितना वृत्त बना सकते हैं, इसकी कोई गणना ही नहीं, आप अनंत वृत्त बना सकते हैं। आज तक इसकी गणना ही नहीं कि कोई दो बिंदु हो गई, यहाँ से एक बनाइए फिर यहाँ से, तो उससे अनंत वृत्त बना सकते हैं। समझ में आया आपको ये चीजें। अब दूसरा क्या है, समतल पर स्थित किन्हीं दो बिंदु, तीन बिंदु अशरेखी हो। अशरेखी मतलब समझ रहे हैं, एक समान स्थिति में ना हो। जैसे कि हमने पहले पिछली कक्षा बता दिया था, अशरेखी सरेखी। अशरेखी का मतलब असमान हो।
तो समतल पर स्थित किन्हीं दो बिंदु अशरेखीय हो से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। समझ में आया आपको? समतल पर स्थित किन्हीं दो बिंदु जो अशरेखीय हो केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। केवल एक ही वृत्त है ये, सॉरी, एक ही वृत्त खींची जा सकती है। समतल पर स्थित किन्हीं दो तीन बिंदु रहेंगे तो उनसे कितना वृत्त खींचा जा सकता है? एक ही वृत्त। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक दे दिया जाए, दो दे दिया जाए, तीन दे दिया जाए, ठीक। मान लीजिए इसका पॉइंट ए बी सी हो गया। अब ध्यान दीजिए इससे कितना वृत्त खींचिएगा, अलग अलग करके एक ही तो आएगा, ये केंद्र हो गया ओ। समझ में आया? समतल पर स्थित किन्हीं तीन मतलब अशरेखीय हो, असमान हो तो उनसे कितना वृत्त खींचा जा सकता है? मैक्सिमम एक ही वृत्त खींचा जा सकता है अगर तीन बिंदु असमान हो। तीसरा प्रमेय देखिए आपने क्या है, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से खींची गई त्रिज्या के एक दूसरे के लंब पे होती है। अब ध्यान दीजिए इसको, अब आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें। मान लीजिए एक वृत्त हो गई, ठीक है, एक क्या हो गया आपका वृत्त हो गई। अब हमने बताया वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त की परिधि ये हुआ, मान लीजिए वृत्त की परिधि से हमने स्पर्श रेखा खींच दी है ए बी, ठीक है, और यहाँ तो ओ है, ये है। वृत्त की परिधि पर कोई स्पर्श रेखा खींची गई ए बी ना, कोई स्पर्श उस बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पे लंब होती है। अगर उस बिंदु से खींची गई यहां से त्रिज्या खींच लीजिएगा तो क्या होगी? एक दूसरे पे लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। मान लीजिए यहाँ पे हमने P नाम दे दिया। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं OP लंब है किस पे? AB पे। समझ में आया? OP लंब है AB पे, सॉरी लंब ऐसे लगाया जाता है, ठीक। OP लंब है किस पे? AB पे, बीचों बीच देखिए खींचा गया है। इसको हम पढ़ सकते हैं OP लंब है किस पे? AB पे। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिए इसमें, अच्छा बताइए कोण कुछ बन रहा है क्या? अच्छा कोण OPA बन रहा है। कोण OPA बराबर कोण OPB बराबर है। देखिए कोण OPA कोण OPB बराबर है कि नहीं? तो ये कितना होंगे? समकोण है तो कितना अंश के होंगे? 90 अंश। समझ में आया आपको? ये अगर भाई OP लंब है तो ये कितना कोण OPA और OPB कितना होगा? 90 अंश होगा। समझ में आया आपको? ध्यान दीजिए इसमें आप लोग इसमें क्या है, इसमें ध्यान दीजिए जैसा कि हमने लिखा है प्रमेय 4 में, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब समान बराबर भागों में, समान बराबर दो भागों में विभाजित करना ही समद्विभाजित कहा जाता है। समझ में आया? अब ध्यान दीजिए मैंने जैसे कहा है आपको, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को कल मैंने पहले आपको जीवा के बारे में बता दिया था। तो देखिए अभी चित्र द्वारा समझिए, यहाँ पे ये आपका क्या हुआ? वृत्त हुआ। ये क्या हुआ? आपका केंद्र हुआ। समझ में आया? केंद्र का नाम हम O दे देते हैं मान लीजिए, ठीक है। अब हमने क्या लिखा है? वृत्त के केंद्र से जीवा पर, अरे दो बिंदुओं कहीं मिला दीजिए, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? जीवा। जीवा सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास को ही सबसे बड़ी जीवा माना जाता है। अब ध्यान दीजिए इसमें पढ़ते जाइए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब अगर हम यहाँ से यहाँ मिला दिए, ठीक है, यहाँ पे मिला दिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या है? वो उसको दो बराबर भागों में बांटता है। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिए, अच्छा इसमें देखिए, अब इसमें जैसे आपको लिखना है चित्र में O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र, O से डाला गया लंब क्या है? E पे ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं OE
डाला गया लंब किस पे है, ए बी, ये है ना। तो अब ध्यान दीजिए इसका क्या मतलब है कि ए, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका ये मतलब है कि ए ई, ये ध्यान दीजिएगा, ए ई बराबर ई बी लिख सकते हैं कि नहीं। इसका भाई देखिए केंद्र से डाला गया जीवा पे इसको समद्विभाजित करता है कि ये दोनों समान होंगे, ठीक है। तो ए ई बराबर ई बी बराबर ए बी बटा 2 होगा कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं। अरे भाई इसी का तो 2 भाग होगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित मतलब समान बराबर 2 भागों में बांटा जाता है, इतना समझिए। अब ध्यान दीजिए प्रमेय नंबर 5, एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। अब ध्यान दीजिए, सपोज दैट मान लीजिए मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है, वो हो गया। अब यहाँ पे हमने 2 जीवा बना दिया, कितना, 2 जीवा बना दिया, ठीक है। मान लीजिए वो आपका क्या हुआ, वो आपका ये वृत्त केंद्र हो गया, ठीक है। अब ये जीवा हमने खींचा, मान लीजिए ए बी हो गया, आपका सी डी हो गया। मतलब ये कह रहे एक ही वृत्त में बराबर 2 जीवा है, बराबर 2 जीवा है केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है। मतलब जो इनकी ये दूरी है, ये जो दूरी है, सॉरी, ये जो दूरी है इनकी, मतलब ये जो दोनों होते हैं ये आपके क्या होंगे, समान होंगे। समझ में आया। वो अब जैसे बता दिया जाए, ध्यान दीजिए यहाँ से जो दूरी होगी, मान लीजिए ई हो गया, ये एफ हो गया, तो हम ये कह सकते हैं ओ ई बराबर ओ एफ होगा। भाई जो जीवा से मिलाया गया है उसमें कहा गया है कि बराबर दूरी पे। चित्र में जैसे जीवा ए बी है, जीवा ए बी और सी डी है, चित्र में जीवा ए बी और सी डी है ना, ए बी और सी डी है। तो बोला जा रहा है ओ ई जो है आपका, ये चित्र में जीवा ए बी सी डी, ओ ई बराबर ओ एफ होगा कि नहीं, यहाँ से जो दूरी होगी वो समान होगी। प्रमेय नंबर 6 देखिए, बराबर वृत्तों में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। समझ में आया। बराबर वृत्तों में बराबर जीवाएं जो होती हैं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है। समझ में आया आपको। ध्यान दीजिए, जैसे हमने बराबर बराबर वृत्त, अब देखिए 2 हमने वृत्त ले लिया, कितना, 2 वृत्त, ठीक है। मैंने क्या बोला, बराबर वृत्तों में बराबर जीवाएं, यहाँ क्या हो गया, Q1 मान लीजिए आप, Q2 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमको जीवा खींचना है, मान लीजिए ए बी हो गया और इसको मान लीजिए सी डी खींच लिए, ठीक है। ये प्रमेय कहने का मतलब ये है, अगर ये वृत्त बराबर है दोनों, तो इनकी जीवा अगर बराबर है तो जो केंद्र से दूरी होगी, जो केंद्र से आपकी ये दूरी होगी, ये क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हुई, मान लीजिए इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो कहा जा रहा है Q1 सॉरी x y, कहा जा रहा है इस चित्र के हिसाब से Q1x, देखिए Q1x बराबर Q2y होगा। समझा। अगर बराबर दूरी पर बराबर केंद्र से और उनमें जीवा बराबर हो तो केंद्र से जो जीवा की दूरी होगी वो दोनों वृत्तों में क्या होगी, बराबर होगी। समझ में आया आपको। केंद्र से बराबर दूरी पे होगी तो वो क्या होंगी, बराबर दूरी पे होंगी। समझ में आया आपको। देखिए ये चीजें आप नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें नियम आप पढ़ते जाइएगा, जब आप इसको सवाल लगाइएगा ना इसकी महत्व बहुत पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, प्रमेय नंबर 1 और देखिए, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष चाप पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा,
किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, किसी चाप द्वारा, कल ही चाप के बारे में आपको हम बताए थे, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष चाप पर बनाए गए कोण का, शेष चाप पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। ध्यान दीजिए, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष चाप पर बनाए गए कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। ठीक है, अब देखिए अभी चित्र द्वारा समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ये हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, वृत्त का केंद्र है, वो क्या हुआ, वृत्त का केंद्र है। अब ध्यान दीजिए, अगर हमने मान लीजिए एक चाप द्वारा इसको बनाया, ठीक है, ओ मान लीजिए यहाँ पे कोई दो बिंदु ए बी हुआ, ठीक है, ए बी हुआ। अब इसके द्वारा अगर हम इसी को मिला के यहाँ पे बना दिए, ठीक है, इसको नाम दे दिए सी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, कोण देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी जितना होगा, ध्यान दीजिएगा, उसका दूना कोण ए सी बी होगा, दूना कोण ए सी बी। ध्यान दीजिएगा, ये जो परिधि पर बना कोण ये क्या होगा, दूना होगा। समझ में आया आपको, परिधि पर बना कोण क्या होगा, दूना होगा। बनाए गए कोण का ये जितना रहेगा, सपोज करिए यहाँ पे यक्स रहेगा तो ये 2x हो जाएगा। समझ में आया आपको, कोण ए ओ बी जितना रहेगा, सपोज दैट यहाँ 40 अंश है तो ये 80 अंश हो जाएगा। ये कभी भी नोट करिएगा, यहाँ मान लीजिए 110 अंश, यहाँ 220 हो जाएगा, यहाँ 100 है तो यहाँ 220 हो जाएगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आज हमने आपको प्रमेय 7 तक पढ़ा दिया है। अब कल की क्लास में और आगे चलेंगे। जैसे इसमें देखिए प्रमेय 3 4 और बचे हैं, मतलब 4 प्रमेय बताएंगे। इसके बाद आप चतुर्भुज के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर उसमें चतुर्भुज में जो जो रूल है, ये प्रमेय आप एक बार समझते जाइएगा, तो जब इसका सवाल आएगा ना, तो आप देखने से इसका सवाल मान लीजिए आ जाता है। कभी कभी सपोज देखिए ऐसा सवाल दे देता है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर कभी कभी इसमें ऐसा वृत्त दे देता है, बोलता है केंद्र ये है, ठीक, मान लीजिए ए बी सॉरी सी डी दे दिया, ए दे दिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 110 अंश, पूछा इसका मान क्या होगा, तो हमेशा इसका मान क्या होगा, 2 गुना होगा। 110 गुणे 2 220। डायरेक्ट ऐसे लगाइए, अगर प्रमेय आप पढ़े रहेंगे ये चीजें ऐसे आते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक, नमस्कार। देखिए जैसा कि हमने बताया था, अब देखिए प्रमेय 8 के बारे में क्या है। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये ध्यान दीजिएगा, जैसा हमने आपको बताया कि अर्धवृत्त पर अगर कोई कोण बना है तो वो क्या होगा, समकोण होगा। इस चीज को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, अर्धवृत्त पर अगर कोई कोण बना है तो वो क्या होगा, समकोण होगा। जैसे देखिए इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई आपका वृत्त हो गया, देखिएगा उस दिन हमने आपको बताया था कि वृत्त में अर्धवृत्त कैसे बनता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कोई एग्जांपल हो गया, जैसे इसका केंद्र हम मान लीजिए ओ बना दिए, इसमें व्यास बना दिए, ठीक है, इसमें व्यास बना दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैंने जैसे कि कहा कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। मान लीजिए हमने कोई कोण बना दिया, ठीक है, इसको ए दे दिए, ओ सी दे दिए, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसे इसमें देखिए अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, मान लीजिए इसको बी दे दिए। अब कोण, अब देखिए कोण, जैसे कि यहाँ पे जो आपका कोण बनेगा ना, ए बी सी
ए सी, मान लीजिए यहाँ पे जो आपका कोण बनेगा, ध्यान दीजिएगा इधर, देखिए हमने क्या बोला कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। एक मिनट, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, जैसा कि देखिए ए ओ बी क्या है, इसमें ध्यान दीजिए, ए ओ बी क्या है, व्यास है, ये समझ में आया आपको। ए ओ बी, ए ओ सी, सॉरी, ए ओ सी क्या है, व्यास है, ठीक है, ए ओ सी क्या है, इसमें व्यास है। जैसा कि आपको देख लीजिएगा, त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है। कोण ए, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोण ए बी सी कितना होगा, कोण ए बी सी बराबर कितना होगा, 90 अंश। कोण ए बी सी कितना होगा, कोण ए बी सी बराबर 90 अंश। मान लीजिए यही कोण यहां बना, ठीक है, यहां बना दिए, तब आप कोण, मान लीजिए इसका नाम हम दे दिए डी, कोण ए डी सी बराबर कितना होगा, 90 अंश। समझ में आया। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, ये ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल सहित उसको दिखा दिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पारी आती है दूसरे की, दीर्घवृत्त पर बना कोण न्यून कोण होता है। जबकि हमने न्यून कोण आपको पिछली ही क्लास में बता दिया था कि न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 अंश से कम को क्या होता है, न्यून कोण होता है। 90 अंश से कम के कोण को क्या कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इसका हम बना देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए इसको, देखिए मैंने बोला दीर्घवृत्त पर, देखिए वृत्तखंड, जैसा कि हमने पिछली कक्षा बताया था, वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, एक अर्धवृत्त, एक लघु वृत्तखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। मैंने बता दिया था, जैसा कि आपको पिछले कक्षा में ही बता दिया था। दीर्घवृत्त पर बना कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। मान लीजिए कोई ये कोण हो गया, ठीक है, अब ये केंद्र हो गया, अगर यहाँ से हम, ठीक है, ऐसा बांध देते हैं, ठीक है, ऐसा एक व्यास खींच देते हैं, ये क्या हुआ, ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया, और नीचे वाला क्या हुआ, लघु वृत्तखंड। समझ में आया, ये ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड हो गया और नीचे वाला क्या हुआ, लघु वृत्तखंड हुआ। तो जैसा कि आपको इसमें दिया गया है कि दीर्घ वृत्तखंड पर बना कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो कोण होंगे वो 90 अंश से कम होंगे, जो कोण होंगे वो क्या होंगे, 90 अंश से कम होंगे। मान लीजिए यहाँ से हमने कोई कोण बनाया, ठीक, मान लीजिए ए बी सी बनाए, तो अब ध्यान दीजिए इस चीज को, अगर कोण ए बी सी क्या होगा, 90 अंश से कम होगा कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, 90 अंश बड़ा है इससे। अब फिर मान लीजिए कोई और बना दीजिए, अब कोण ए, मान लीजिए इसको ओ दे, के दे दीजिए ना, कोण ए के सी, ये भी क्या होगा, 90 अंश से कम होगा। मान लीजिए कोई और कोण बना दीजिए, ठीक है, यहां दे दीजिए ई, कोण ए ई सी क्या होगा, 90 अंश से कम होगा। यही ध्यान दीजिएगा, दीर्घ वृत्त पर बना कोण हमेशा न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश से कम। 90 अंश से कम को क्या कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है। 90 अंश से कम के कोण को क्या कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है। देखिएगा, थोड़ा सा ये हाई चैप्टर है, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, सब चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी आपको। बस इसको याद रखना है, अर्धवृत्त पर कोण बना हमेशा दे दिया, आपको बोल देगा ये कितना है, तो आपको जानना पड़ेगा ए बी सी, मतलब अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। इसमें दे दिया दीर्घवृत्त पर बना कोण न्यून कोण, ऐसे आपको दे दिया और पूछ लेगा कोण क्या होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, जब दीर्घवृत्त खंड की बारी आती है तो उसपे कोण हमेशा 90 अंश से कम होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, दीर्घवृत्त खंड ना। समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिए, अब आपको तीसरा क्या है, लघु वृत्त पर बना कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है। लघु वृत्त, इसको रफ कर दें, आपका इतना नोट कर लीजिए, दोनों ऊपर, ऊपर वाला से मिटा रहे हैं अभी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए,
जैसा कि इसमें है, लघु वृत्त पर बना कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है। लघु वृत्त खंड पर बना कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है। अधिक कोण का मतलब क्या होता है, आपको बताया गया है कि 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम, उसको क्या बोला जाता है, अधिक कोण बोला जाता है ना। 90 अंश से अधिक और उसमें 180। अब ध्यान दीजिए, इसका मैंने बताया था वृत्त जो हो गया ये आपका, इसका केंद्र ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए एक हमने व्यास खींच दिया ये, ठीक है, ये ओ हो गया, ठीक है। मान लीजिए ए बी व्यास हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर हम यहां से ले लिए, ठीक है, ए बी, अब ये क्या हुआ, आपको पहले पता था, ये दीर्घ हुआ, ये क्या हुआ, लघु वृत्तखंड, ठीक है। छोटा है तो लघु है भाई। अब हमने दिया है लघु वृत्तखंड पर बना कोण हमेशा अधिक कोण होगा। लघु वृत्तखंड पर बना कोण हमेशा क्या होगा, अधिक कोण होगा, मतलब 90 अंश से और 180 अंश के बीच में होगा। मान लीजिए यहाँ वो है, मान लीजिए यहाँ जो कोण बना, ठीक है, मान लीजिए कोण ए, यहाँ मान लीजिए सी, ए सी बी, और मान लीजिए का कोण, एक कोण और बना देते हैं आपका, मान लीजिए यहाँ डी है, कोण ए डी बी, ठीक है। इनका मान क्या होगा, ये जो दोनों कोण बनाए गए इनका मान 90 और 180 अंश के बीच में होगा। इनका मान 90 से 180 अंश के बीच में, ठीक है, 90 और 180 अंश के बीच में होगा। अगर लघु वृत्त पर बना कोण 90 और 180 अंश के बीच में होगा। ध्यान दीजिएगा, वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं पिछली कक्षा में, पहला लघु वृत्तखंड, दूसरा दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड पे बना कोण हमेशा क्या होगा, सॉरी दीर्घ वृत्तखंड पे बना कोण हमेशा क्या होगा, 90, प्रत्येक कोण का मान 90 अंश से छोटा होगा, न्यून कोण होगा। और लघु वृत्तखंड पर बना कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा। अधिक कोण का मतलब ये लिख लीजिएगा यहाँ पे, 90 और 180 अंश के बीच में, ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा। अब आपका एक आता है, अब ध्यान दीजिएगा, अब मैंने लिखा है चक्री चतुर्भुज के कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब आपको हम बताए थे पिछली कक्षा में, संपूरक जिन कोणों का योग 180 अंश हो उन्हें क्या कहा जाता है, संपूरक कोण कहा जाता है। जिन कोणों का योग 180 अंश हो, इसका ऊपर से देख लीजिएगा, बता रहे हैं, जिन कोणों का योग 180 अंश हो उन्हें क्या कहा जाता है, संपूरक कोण कहा जाता है। अब चक्री चतुर्भुज हमने पहले ही बता दिया था, जिनकी चारों शीर्ष वृत्त के परिधि को टच करे उन्हें क्या कहा जाएगा, चक्री चतुर्भुज। जिनके शीर्ष, शीर्ष समझे जहां मिलान होता है उनको शीर्ष। अब ध्यान दीजिए, हम एक चक्री चतुर्भुज आपको बना रहे हैं, देखिए ये आपका वृत्त हुआ, यहाँ पे एक चतुर्भुज बना देते हैं, चतुर्भुज, समझ में आया आपको। अब इसका हम मान लीजिए नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ पे केंद्र तो रहेगा ही एक, ठीक है, ये तो कंपलसरी है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको हम 3 चित्र बना के सिखा देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चक्री चतुर्भुज जिनके शीर्ष परिधि को टच करे उन्हें क्या कहा जाता है, चक्री चतुर्भुज। समझ में आया आपको। यहाँ पर मान लीजिए कायद बना देते हैं, ठीक है, ये दोनों सेम हो गया क्या, इसको आप ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये है आपका, ठीक है। अब मान लीजिए इसका ए बी सी डी नाम दे दीजिए, इसका पी क्यू आर एस दे दीजिए, कुछ भी आप दे सकते हैं। इसका यम एन जे के एल एम दे दीजिए, ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, इसमें आपके ऊपर है। हमने क्या बोला,
चक्री चतुर्भुज के कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। संपूरक के आगे लिख लीजिएगा 180 अंश। जिन कोणों का योग 180 अंश हो उन्हें क्या कहा जाता है? संपूरक कोण कहा जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे इसमें बात आई, अब जो होगा इसका कोण, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो तिरछे कोण होंगे, ये कोण 180 अंश, ये कोण और ये कोण हमेशा क्या होंगे? 180 अंश होंगे। समझ में आया आपको? और इसमें जैसे ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण 180 अंश, इसका ये कोण हमेशा इसका दोनों क्या होंगे? 180 अंश। जैसे बात किया जाए कोण ए धन कोण सी कितना होगा? आप बताइए, कोण ए धन कोण सी कितना होगा? 180 अंश। बिल्कुल सही हुआ। अब कोण बी और डी की बारी है। देख लीजिए, कोण बी धन कोण डी कितना होगा? 180 अंश। एकदम सही, एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। ये हो गया पहला। अच्छा, इसमें आप अपने मन से ही बताइए, मैं लिख रहा हूं कोण पी धन कोण आर कितना होगा? 180 अंश। अब इसमें कोण क्यू धन कोण यस कितना होगा? 180 अंश। ओके। अब इसमें आप अपने मन से बताइए, कोण जे धन कोण यम बराबर कितना होगा? 180 अंश। कोण यल धन कोण के कितना होगा? 180 अंश। ये ध्यान दीजिएगा, चक्री चतुर्भुज के जो कोण भी होंगे हमेशा संपूरक होंगे। संपूरक का मतलब होता है 180 अंश। चक्री चतुर्भुज जिनके चतुर्भुज के चारों शीर्ष जो होंगे परिधि के टच करे उन्हें क्या कहा जाएगा? चक्री चतुर्भुज। समझ में आया आपको? ये चीजें समझ में आ गई? तो ध्यान दीजिएगा, ये तीन आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिए थे, इस चीज को थोड़ा नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? ध्यान दीजिए इसमें, जैसे कि हमने इसमें लिखा है चक्री चतुर्भुज के बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतःकोण के बराबर होते हैं। अब देखिए बहिष्कोण, पहले इसमें शब्द नया आया बहिष्कोण। बहिष मतलब देखिए ब से बाहर, ब से बाहर, हिस कोण मतलब बाहर का जो कोण है उसे बहिष्कोण कहा जाता है। अपने सम्मुख, सम्मुख मतलब क्या हुआ? जैसे आप हमारे सम्मुख है, आप हम कैमरा के सामने है तो इसको सम्मुख बोलते हैं। जैसे आपके सामने कोई जस्ट खड़ा है तो उसको बोल दीजिए सम्मुख। तो कहा गया है चक्री चतुर्भुज के बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतःकोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चक्री चतुर्भुज के बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतःकोण के बराबर होते हैं। जैसे देखिए हमने चक्री चतुर्भुज बना दिया है। अब ये जो सिरा दिया है, देखिए ये बढ़ा के हमने यस तक कर दिया, ये बहिष्कोण हुआ। इसको बढ़ा के हमने ई तक कर दिया, बहिष्कोण। इसको बढ़ा के हमने यफ तक कर दिया, इसको क्या बोलते हैं? बहिष्कोण। इसको बढ़ा के हमने जी तक कर दिया, इसको क्या बोलते हैं? बहिष्कोण। अब ध्यान दीजिए, हमने बोला, हमने, आप बोलिएगा ये क्या लिखे हैं आप? देखिए जो कोण ए बी सी है, ठीक है, कोण, अगर कोण हम ए बी सी की बात करें, ये देखिए कोण ए बी सी जो है ये किसके बराबर है? अल्फा के बराबर है। कोण अल्फा के बराबर है। समझ में आया? कोण ए बी सी जो है, कोण ए बी सी बराबर अल्फा के बराबर है। कोण मान लीजिए बीटा। अब देखिए बीटा किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। किसके? ये देखिए सम्मुख कोण हो रहा है। और कोण अगर ये थीटा की बात की जाए तो ये किसके बराबर होगा? बी के बराबर ये होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अल्फा जो है आपका, अल्फा, ये अल्फा यहाँ पे डी होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे डी होगा। अब देखिए गामा की बारी बी सी डी। अब देखिए यहाँ पे ये जो बराबर होगा इसके, हमेशा सम्मुख कोण क्या होंगे? इसके बराबर होंगे। समझ में आया आपको? ये चीजें ध्यान दीजिएगा, चक्री चतुर्भुज के बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतःकोण के बराबर, जो बाहर का कोण रहेगा वह अंतःकोण के हमेशा बराबर रहेगा। सपोज ये 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये 180 के वो भी 180 अंश होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अब ध्यान दीजिए, वृत्त के अगला प्रमेय, वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन इसमें मेन इसमें यह है कि दोनों की लंबाई क्या होगी? आपस में समान होगी। मान लीजिए कोई वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने कोई भी रेखा खींच दी बाह्यता स्पर्श करने वाली। ठीक है, ये भाई खींचेंगे तो कहीं ना कहीं तो स्पर्श करेंगे। ठीक है, ठीक। अब मान लीजिए आपका ये जो लंबाई है, मान लीजिए यहाँ जो स्पर्श कर रहा है हमने P मान लिया, यहाँ Q मान लिया। ठीक है,
अब जो लंबाई जो है, मान लीजिए यहाँ पे हमने टी मान लिया जहां पे स्पर्श कर रही है, तो आपकी जो लंबाई होगी पीटी, पीटी की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई क्यूटी की होगी। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितनी लंबाई पीटी की होगी उतनी क्यूटी की ही होगी समान। मान लीजिए इसकी लंबाई पीटी की दे दिया 10, तो क्यूटी की ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी 10। समझ में आया आपको? ये पीटी और क्यूटी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, बस दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये चीजें आपको समझ में आया? ये चीजें चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्ठ कोण अपने सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। ये दोनों चीज नोट कर लीजिएगा। अब अगला जो हम क्लास पढ़ाएंगे, देखिएगा प्रमेय उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखाएं, जो उभयनिष्ठ में रहेंगे, दोनों मिलान भी रहेंगे, थोड़ा तिर्यक रेखा रहेगी, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।